हाँ जी, हम वापिस से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, हम वापिस से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हुई थी। तो ये हम बात कर रहे थे। हमने मेक्सिको की खाड़ी देखी थी कि मेक्सिको खाड़ी आपको दिखाई दे रही है। ये यूएसए के नीचे जो है मेक्सिको है, वहां पर ये खाड़ी है। उसके बाद नीचे चलेंगे अपन, तो ये है कैरेबियन सागर, जहां पर जो वेस्ट इंडीज की बात करते हैं हम, जो वेस्ट इंडीज का, ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये जो ये सारे द्वीप समूह हैं, इनको वेस्ट इंडीज कहा जाता है, क्योंकि ये सारे क्या वेस्ट में है और इनकी इंडिया के नाम पे खोज की गई थी, इसलिए इनको क्या कहा गया, वेस्ट इंडीज कहा गया। तो यहाँ पर ये कैरेबियन सागर है। उसके बाद हम बात करते हैं एक सार्गेसु सागर। ये आपके फर्स्ट ईयर में भी था, मैंने आपको समझाया था कि ये वो क्षेत्र है जहां पर सारगेसम जो है, सारगेसम नाम की जो घास उगती है, इसलिए इस क्षेत्र को सारगेसु सागर कहा जाता है। जो बरमुडा ट्राइंगल है वो इसी क्षेत्र में है। क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि बरमुडा ट्राइंगल जो इसी क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में ज्यादातर जो जहाज है, पानी के जहाज जो या फिर वायुयान है, वो नष्ट हो जाते हैं। उसका रीजन ये था कि इस क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होता है। दूसरा रीजन ये था कि यहाँ पर जो सार्गेसम घास है, उस घास की वजह से यहाँ पर जो जहाज है उस पानी में फंस जाते हैं, और फंसने के बाद में वहां पर वो डूब जाते हैं। तो ये था वो सार्गेसो सागर। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं। ये है आपके बेफिन की खाड़ी, जो ग्रीनलैंड के बिल्कुल पास में है। ये है बेफिन की खाड़ी। फिर ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हडसन की खाड़ी, जो कनाडा कनाडा इसको चारों तरफ से घेरे हुए है। ये है आपके हडसन की खाड़ी। फिर हम नीचे से चलते हैं कि अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, वहां पर है गिनी की खाड़ी। ठीक है, ये क्या है, गिनी की खाड़ी। फिर हम चलते हैं बिस्के की खाड़ी, जो आप फ्रांस और यहाँ पर स्पेन पुर्तगाल के बीच में जो जगह है, जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो है आपकी बिस्के की खाड़ी। ठीक है, उसके ऊपर चलते हैं आप, तो ये आपके जो है इंग्लैंड वाला क्षेत्र है। उस इंग्लैंड वाला क्षेत्र और फ्रांस के बीच के अंदर जो है, उसको जो पानी की जो चैनल है उसे कहा जाता है इंग्लिश चैनल। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये है भूमध्य सागर। ठीक है, ये अफ्रीका और यूरोप के बीचों बीच है भूमध्य सागर। फिर ऊपर चलते हैं तो यूरोप के थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर है ये उत्तरी सागर। ठीक है, उसके बाद यूरोप में ही जो है बाल्टिक सागर है, थोड़ा सा बाल्कन देश जिनकी हम बात करते हैं वो यहाँ पर है। इन बाल्कन देशों के पास में इनको इसका नाम पड़ा है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो ये है आपके बोथनिया की खाड़ी, जो कि नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन इसको चारों तरफ से घेरे हुए है, और बाल्टिक सागर को भी यहाँ पर घेरे हुए है। ये दोनों चीजें आ गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्वेजियन सागर, ये नॉर्वे देश है ये वाला। इस नॉर्वे के पास वाला जो सागर है उसको कहा जाता है नॉर्वेजियन सागर। ग्रीनलैंड के पास में जो सागर है उसे ग्रीनलैंड सागर कहा जाता है। फिर उसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के ऊपर की बात करें तो वहां पर जो हम देखेंगे बेरेंट सागर है। ठीक है, ये आप मैप में सबको ढूंढेंगे, आपको मिल जाएंगे, और ये मैप आपको खुद बनाना है एक बार ढूंढ के। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं कि दो नाम आते हैं, एक तो काला सागर आता है, एक कारा सागर आता है। काला सागर जो है भूमध्य सागर के पास, ये यहाँ पर नीचे है। ठीक है, यूरोप के अंदर आता है काला सागर। उसके बाद जो कारा सागर है वो यूरोप में ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, ये है कारा सागर। फिर ये जो लाइन देख रहे हैं ये यूरोप और एशिया को अलग अलग करती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो लेप्टिव सागर है, ये भी साइबेरिया यानी कि रूस के उत्तरी भाग में है लेप्टिव सागर। फिर हम नीचे आते हैं कि काला सागर के पास में ही है ये कैस्पियन सागर। ठीक है, इसी के पास में ये अरल सागर है। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर जो भूमध्य सागर की बात करते हैं तो भूमध्य सागर में दो सागर और इंक्लूड है, एक तो इयोनियन सागर है और एक इजियन सागर है। दोनों पॉइंट आउट कर रखे हैं मैंने, इयोनियन सागर और इजियन सागर। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि जो अफ्रीका और सऊदी अरब जो देश है उनके बीच में है लाल सागर।
ये यहाँ पर है लाल सागर। उसके बाद नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर है ये अदन की खाड़ी, ठीक है। यहाँ ऊपर जाओगे तो फारस की खाड़ी है और उसके पास में ओमान की खाड़ी है। ये वो क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में तेल के कुएं हैं या तेल का उत्पादन होता है, ठीक है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी दोनों क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक तेल के कुएं पाए जाते हैं, ज्यादातर तेल यहीं से खनन किया जाता है। फिर हम नीचे चलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ भी काफी सारे सागर है। देखिए ऊपर देखें उत्तरी भाग में तो तिमोर सागर है, उसी के पास में ये अराफुरा सागर है, ठीक है। उसके बाद में इधर आप पूर्वी भाग में चलोगे तो ये कोरल सागर है, कोरल द्वीप, जहां पर मैंने आपको कहा था कि ग्रेट बैरियर रीफ है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ग्रेट बैरियर रीफ यही है, इसी को कहा जाता है कोरल सागर, और इसके पास में जो ये सागर फैला हुआ है उसे कोरल सागर कहा जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं नीचे जो तस्मानिया है, इस तस्मानिया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों के बीच में जो सागर है उसे तस्मान सागर कहा जाता है, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं कि रूस का जो पूर्वी भाग है उसमें है बेरिंग सागर। आपने बेरिंग जल संधि का नाम भी सुना होगा, जो रूस को और अलास्का को दोनों को अलग करती है, वो है बेरिंग सी, बेरिंग सागर, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नीचे चलोगे तो वो है ओखोटस्क सागर, यहीं पर है। फिर उसके नीचे चलोगे ये जापान है जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जापान के पास में ये है जापान सागर। फिर उसके नीचे चलोगे तो वो आएगा पूर्वी चीन सागर, ठीक है। और ये जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच में है वो है पीला सागर। हुआंगो नदी इसी सागर में गिरती है, पीला सागर में। इसको पीला सागर इसलिए कहा जाता है कि हुआंगो जो नदी है उस नदी का पानी इसमें आकर गिरता है, वो नदी का पानी क्या है, पीला है। वहां जो ये मंगोलिया वाला क्षेत्र है, मंगोलिया वाले क्षेत्र से लोएस के मैदान है यहाँ पर, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, गोबी का मरुस्थल, तो लोएस मिट्टी यहाँ से उड़कर इस हुआंगहो नदी में गिरती है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। और पीला होने के बाद में जब वो इस सागर में मिलता है तो वो भी कुछ पीलापन लिए हुए दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, पीला सागर। फिर हम बात करते हैं इसके नीचे दक्षिणी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर के बाद दक्षिणी चीन सागर की। अगर हम सबसे बड़े सागर की बात करें तो सबसे बड़ा सागर यही है। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर। ये जो सागर देख रहे हैं दक्षिणी चीन सागर, विश्व का सबसे बड़ा जो है सागर वो यही है, ठीक है। इस पर विवाद भी है। विवाद ये है कि इस पूरे सागर पर जो एकाधिकार है वो चीन करना चाहता है, लेकिन विश्व के जो अन्य देश है ऐसा करने से उसको रोक रहे हैं, जिसकी वजह से ये विवादित स्थान है। उसके बाद हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे एक जो है इंडोनेशिया के अंदर जावा सागर भी है, जावा के पास में ये मलेशिया और उसके बीच में ये है जावा सागर, ठीक है। तो ये तो थी हमारी खाड़ियां और सागर, जो आपको देखिए ये चीजें सीखना इसलिए जरूरी है कि आपकी जो 7.5 नंबर का जो मैपिंग क्वेश्चन आता है उसमें काम आती है ये। और वैसे भी जब आप इनको प्रैक्टिकली देखते हैं इन चीजों को जब मैप में, तो उसके बाद ये आपको समझने में आसानी रहती है थ्योरी को। उसके बाद हम अगला चलते हैं। ये जो सारी चीजें थी ये आप इसमें जो रंगीन मानचित्र है, जो कलर्ड मैप है, इसमें भी देख सकते हैं। सारी चीजें आपको मैंने अभी जो बताई वो सारी मिल जाएगी। ये पीडीएफ में ग्रुप में सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग इजीली इसको देख सके। मैं आज ही सेंड कर दूंगा ये क्लास होने के बाद में, ताकि आप इजीली इन चीजों को देख सकें। उसके बाद हम बात करते हैं जो विश्व की जो है प्रमुख नदियां और महासागर। महासागर अभी हमने देखे, अब विश्व की जो नदियां हैं, रिवर्स है, जो सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें झीलों की। तो झील आपने सुना है कि महान झील प्रदेश, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि 5 बड़ी झीलें हैं जो यूएस और कनाडा दोनों में सम्मिलित रूप से हैं। ये झील प्रदेश इसलिए विख्यात है क्योंकि यहाँ पर जितने भी औद्योगिक केंद्र है, जो हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, जो सारे यहीं पर है। ये वाला जो एरिया है महान झील प्रदेश में पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो महान झील प्रदेश में 5 झीलें आती है, आपको नाम ध्यान रखने हैं। मैं नाम के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। होम्स, HOMES, इनके होम्स ध्यान रखेंगे तो आपको नाम भी ध्यानेंगे। H का मतलब ह्यूरेन, O का मतलब ओंटेरियो, M का मतलब मिशिगन, E का मतलब इरी और S का मतलब सुपीरियर। जिनमें सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर है, और सबसे छोटी झील है वो है ओंटेरियो, ठीक है। ये है 5 झीलें जो कनाडा और यूएसए दोनों की बॉर्डर पर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी और मिसौरी दोनों नदियां यहाँ पर है, ये मिलती है, और ये किस में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में दोनों नदियां गिरती है।
यूएसए की दोनों बड़ी नदियां हैं, मिसिसिपी और मिसौरी, जो दोनों प्रेरी प्रदेश के अंतर्गत बहती है। तो ये यहाँ पर है दोनों नदियां, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं दक्षिण अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच क्या है, ये है पनामा नहर, जो पैसिफिक जो ओशियन है उसको अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है, ये पनामा नहर है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका की। दो दक्षिण अमेरिका में देखिए 3-4 बड़ी बड़ी नदियां हैं। उसमें से हम पहली नदी की अगर बात करें तो वो पहली नदी है अमेजन नदी। देखिए दो नदियों की जब तुलना की जाती है, जैसे एक तो नील नदी की, ये जो अफ्रीका में है, और ये दूसरी अमेजन नदी की, तो आपके एक दिमाग में एक सवाल हमेशा उठता है कि साहब दोनों में से बड़ी नदी कौन सी है। देखिए सबसे अगर लंबाई की बात की जाए तो सबसे जो लंबी नदी है वो है नील नदी, ठीक है। नील नदी। लेकिन अगर बात की जाए कि अपवाह क्षेत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम किसका बड़ा है, तो वो ड्रेनेज सिस्टम अगर कहा जाए तो वो है अमेजन नदी का। यानी कि ड्रेनेज का मतलब है कि जिस नदी में ज्यादातर नदियां अपना पानी लाकर गिराती है वो कहलाता है ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि कितना क्षेत्र कवर करती है वो। तो ज्यादा जो क्षेत्र ड्रेनेज के मामले में कवर करती है वो है अमेजन नदी, और लंबाई के मामले में देखा जाए तो वो कौन सी है, नील नदी, ठीक है। उसके बाद हम जो दक्षिण अमेरिका है उसके साउथ वाले पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं और ये जो है घास का मैदान निर्मित करती है यहाँ पर। तो ये है आपके पराग्वे, पराना, उरुग्वे। देखिए यहाँ पर जो पराग्वे की बात करते हैं हम, तो ये पराग्वे क्या है, ये देश भी है, उरुग्वे ये देश भी है, इन्हीं के नाम पर इन नदियों के नाम पड़े, और पराना, ये 3 नदियां यहाँ पर है जो ये घास के मैदान का निर्माण करती है, जो ब्राजील के दक्षिण में, इधर से आप बोलीविया और ये पराग्वे उरुग्वे वाला क्षेत्र, फिर नीचे आप इधर देखेंगे तो अर्जेंटीना, इनके जो संक्रमित क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये तीनों नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद हम अफ्रीका की तरफ चलते हैं। तो अफ्रीका में नीचे चलोगे तो जाम्बेजी नदी, यहाँ पर जिम्बाब्वे देश है, वहां पर बहती है। फिर हम बात करते हैं कांगो, जो गणराज्य है, जो 3-4 देशों का समूह है, उसकी बात करते हैं तो वहां पर ये कांगो नदी बहती है, ठीक है। उसके बाद एक है नाइजीरिया, अफ्रीका के अंदर ये नाइजीरिया देश है, यहाँ पर नाइजर नदी बहती है। और जो हमने नील नदी की बात की थी कि सबसे जो बड़ी नदी है वो यही है लंबाई के हिसाब से, नील नदी, ये मिस्र में जाकर अपना डेल्टा बनाती है और यहाँ पर भूमध्य सागर और यहाँ पर गिरती है वो। फिर हम बात करते हैं ऊपर सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब वाला जो ये क्षेत्र है ये आप देख रहे हैं, यानी कि दक्षिणी पश्चिम एशिया वाला, साउथ वेस्ट वाला जो पार्ट है, उसमें दजला और फरात नदियां, जिनको यूफ्रेटस और टिग्रिस जो इनके नाम है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यूफ्रेटस और टिग्रिस नाम की 2 नदियां हैं, वो है इनका हिंदी में नाम दजला फरात नदियां, ठीक है। तो ये जो दजला फरात है उनके क्या है, हिंदी में नाम है। और ये नदियां, इन नदियों के बीच में ही आपने नाम सुना होगा कि मेसोपोटामिया का कल्चर डेवलप हुआ था, ठीक है। तो वो कल्चर यहीं पे हुआ था, यूफ्रेटस या टिग्रिस नदियां इनके जो अरबी नाम है, और जो दजला फरात है वो इनके हिंदी नाम है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं रूस में उत्तर की तरफ। 3 बड़ी नदियां हैं जो कि शायद नील नदी से भी बड़ी है, लेकिन इन नदियों की जिक्र इसलिए नहीं किया जाता है कि इसका रीजन बताता हूँ। पहले नाम देखते हैं इनके, ओब, यनीसी और लीना। तीनों नदियां पूरा साइबेरिया कवर करती है रूस का, लेकिन इन नदियों में एक जो दुविधा है वो ये है कि आधा जो प्रदेश है रूस का, ये ऊपर वाला भाग, ये भाग क्या है, ये बर्फ बर्फ से जमा हुआ है, और बर्फ से जमा होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो दलदली हो गई है, और इन नदियों में बर्फ जमी होने के कारण ये आगे परिवहन के युक्त नहीं है या ये बहती नहीं है, इस वजह से इनकी लंबाई कम हो जाती है। अन्यथा ये जो तीनों नदियां हैं ये शायद इस नील नदी से भी बड़ी है, लेकिन दिक्कत ये है कि आधी नदियां जो है बर्फ से जमी हुई है। तो ये ओब, येनिसी, लीना 3 बड़ी नदियां हो गई रूस की, ठीक है। जिसमें येनिसी और जो लीना की बात करें, ये मंगोलिया के पास से निकलती है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं चीन। चीन के अंदर 3 बड़ी नदियां हैं, हुआंगहो, यांगटी सिकियांग और सिकियांग, तीनों बड़ी नदियां हैं। तीनों ही नदियां जो है पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। जो एक नदी की बात करें हुआंगहो की, वो है मंगोलिया के आसपास से निकलती है, और जो पीला सागर या उत्तरी चीन सागर वहां गिरती है, ठीक है। और ये हमेशा इस जो चीन का उत्तरी पूर्वी भाग है, इसमें हमेशा बाढ़ की स्थिति पैदा करती है, तो ये चीन का शोक भी कहलाती है हुआंगहो नदी। फिर हम बात करते हैं यांगटी सिकियांग और सिकियांग नदी की। तो ये तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है दोनों नदियां, लेकिन अपना जो पानी है वो दक्षिणी चीन सागर में लाकर गिराती है, और इधर पूरा अपवाद क्षेत्र है इसका।
चीन की हम अगर बात करें तो ये देखिए, ध्यान से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये जो पूरा क्षेत्र है जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये निर्जन क्षेत्र है। केवल चीन जो है दक्षिणी पूर्वी भाग में बसा हुआ है, पूरा ये वाला क्षेत्र जो समुद्र तट के आसपास है, इतने बड़े शहर है वो सारे यही है इसके, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये चीन की हुई। चीन के बाद में जो मिकांग मिनाम का जो है दक्षिणी हिंद चीन प्रायद्वीप है, यहाँ पर मिकांग मिनाम सालविन ये सारी नदियां यहाँ पड़ती है दक्षिणी हिंद चीन प्रायद्वीप में, जहाँ पे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये सारे क्षेत्र है। भारत में दो बड़ी नदियां हैं, एक है गंगा नदी है, ऊपर से देखोगे आप सिंधु नदी है जो अरब सागर में गिरती है, गंगा नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है। ये सारी थी नदियां। अब स्वेज नहर की बात करता हूँ। स्वेज नहर थी जो सऊदी अरब और अफ्रीका के बीच में, जो भूमध्य सागर ये है और लाल सागर ये है, इन दोनों के बीच में ये एक जल संधि है, तो ये स्वेज नहर कहलाती है, यानी कि स्वेज नहर के द्वारा इन दोनों को जोड़ा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में केवल दो ही बड़ी नदियां हैं जिनका बेसिन है, जिनकी बात करते हैं हम, नदियों का नाम है मरे डार्लिंग, ठीक है, मरे और डार्लिंग दो नदियां हैं जिनका जो बेसिन है वो ये वाला क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। केवल इसका जो दक्षिणी पूर्वी भाग है ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र केवल क्या है, घना बसा हुआ है, जो आबादी सारी यहीं पर है, ठीक है। ये आपकी थी विश्व की प्रमुख नदियां, महासागर, और हमने ऊपर देखा इसकी खाड़ियां, सागर। ये मैंने जो कलर्ड मैप भी डाले हैं एशिया के, आप इनमें देख सकते हैं कि आपको सारी नदियां वगैरह मैंने गोले भी कर रखे हैं जो पर्वत श्रृंखलाएं उनको, तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। वो ये एशिया का है जो नेचुरल मैप है। उसके बाद ये आपके जो है यूरोप का है, ये देखिए, ये इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि ये है यूराल पर्वतमाला जो दोनों को अलग करती है, एशिया को और यूरोप को। ये जो स्कैंडिनेवियन देश थे, ये उत्तर सागर जो हमने देखा था, ये बाल्टिक सागर था, ये बोथनिया खाड़ी, ठीक है, ये यहाँ पर सारे पॉइंट आउट कर रखे हैं। उसके बाद ये इंग्लिश चैनल है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर जो अभी नदियों की हमने बात करी उसके अंदर हमने, ये हमारी यूरोप की कुछ नदियां थी जिसकी रह गई थी। जैसे यूरोप में कौन कौन सी बड़ी नदियां हैं, राइन नदी है जो कि फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर बहती है। फिर हम डैन्यूब नदी की बात करते हैं, काफी बड़ी नदी है यहाँ की। सी नदी है वो भी फ्रांस में बहती है। नीपर नीस्टर है जो इधर पूर्वी यूरोप की तरफ बहती है, जो कि काला सागर में जो है अपना पानी गिराती है, नीपर नीस्टर। और ये आपके है वोल्गा, वोल्गा नदी भी यहीं पे, तीनों नदियां नीपर नीस्टर वोल्गा काला सागर है, इसके अंदर पानी गिराती है, ठीक है। तो ये आपकी यूरोप की नदियां हुई। फिर हम आगे चलते हैं। ये साहब हमने यूरोप की बात की थी कि आपको जो भी हमने मानचित्र में दिखाई वो सारी चीजें मिल जाएगी। ये आपके है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिसिसिपी, मिसौरी, ये मिसिसिपी लिखा हुआ है, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये यहाँ से निकलती है और नीचे आके गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी का पूरा ये क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। ये है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिसमें ये अमेजन नदी लानोस का मैदान बनाती है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। ये पूरा अमेजन का बेसिन है यहाँ पर आर पार, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे, जो पराना, पराग्वे, उरुग्वे जो नदियां हैं वो ये वाला क्षेत्र है, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, ये पराग्वे, उरुग्वे ये वाला क्षेत्र आता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका की। तो जो अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है उसमें ये नील नदी है, ये पूरा नील नदी का क्षेत्र है कि नील नदी यहाँ से निकलती है ऊपर को बहती है। उसके बाद जो जाम्बेजी नदी है वो यहाँ नीचे पड़ेगी। ये कांगो बेसिन जो मैंने डिनोट किया था वो यहाँ पर है। तो ये है अफ्रीका का, और नाइजर नदी भी आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे लिखी हुई। तो ये वो क्षेत्र है, ये है आपके जो है अफ्रीकन मैप। उसके बाद आपके आता है ऑस्ट्रेलिया। ये है आपके ऑस्ट्रेलिया। देखिए मैंने इसमें कहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर की आपके ये सागर है सारे, जैसे तिमोर सागर है, ये अराफुरा सागर जो मैंने वहां दिखाया था, ये आपके जो ग्रेट बैरियर रीफ वाली थी, इसके साथ में लगा हुआ कौन सा है, कोरल सागर है। कोरल सागर के नीचे देखोगे आप तस्मान सागर है, और इधर आप ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट ये खाड़ी है, ठीक है। ये अब इसमें ऑस्ट्रेलिया की जो मैंने बात की थी कि इसका पश्चिमी जो क्षेत्र वो क्या है, वो मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे ग्रेट सैंडी मरुस्थल आ गया, गिब्सन मरुस्थल आ गया, ब्रेथ विक्टोरिया मरुस्थल आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये सिम्पसन मरुस्थल आ गया, ये सारा मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अलावा जो अपन हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की, ये मरे और डार्लिंग ये दोनों नदियां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये दोनों क्या है, बड़ी नदियां हैं, ये उसका पूरा बेसिन है। और ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा आबादी वाला क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है। उसके अलावा
जो ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला है, जो माउंटेन रेंज है, वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये पूरा मैंने गोला कर रखा है, ये वाला, ठीक है। ये है आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इस प्रकार ये पूरा आपके ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये आपके मैप है। इसके बाद हम अब थ्योरी की बात करते हैं। ये कल हमने कुछ थ्योरीज की पढ़ी थी, उसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें। हम जो है नदियों तक आ गए थे। जो हमने देखिए, इसमें आप जितना लोकेशंस देखोगे, ये जो आपका मैपिंग वाला चैप्टर मान के चलो कि इसमें ज़्यादातर आपके ये लोकेशंस ही है। इन लोकेशंस को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा करने वाली ये चीज़ें। तो हमने जब नदियों की बात की थी, देखिए नदियाँ जो है कहाँ से निकलती है। नदियों की हम पहले ही बात कर चुके कि नदियाँ ग्लेशियर से आती है, या फिर कोई पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से जो पानी निकलता है उससे, तो या झीलों से। इन कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, जो तत्व है जहाँ से ये निकलती है। तो जो धरातली जल स्रोतों में नदियों का जो महत्वपूर्ण स्थान कह सकते हैं, ये उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, हिमाच्छादित चोटियों, झीलों आदि से निकलती है और विस्तृत भूभाग जो हम जिसकी बात करते हैं उसके अंतर्गत बहती है ये, ठीक है। अब ये स्वतंत्र रूप से बहने के साथ साथ कई जगह पर यह है कि अंतः प्रवाह भी बनाती है। अंतः प्रवाह का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एरिया का मतलब है कि ये केवल धरातल पर बहती है, किसी सागर में या महासागर में नहीं मिलती है। फिर हम आगे चलते हैं। झीलें, तो झीलों की भी हमने बात करी कि जो या तो पर्वतीय भागों में या पठारी भागों में या फिर मैदानी जो भाग है उनमें झीलें होती है। पर्वतीय भागों में क्या है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जो क्रेटर के रूप में क्या होता है, झील बन जाती है। जो ज्वालामुखी का जो ऊपर वाला मुंह भाग है जिसे क्रेटर कहते हैं हम, तो वो क्रेटर क्या बनता है, जब बंद हो जाता है तो वो क्या झील का रूप लेता है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक झील बन जाती है। जब हम पठारी भाग में गए तो पठारी भाग में कहीं पर पठार ऊंचा होता है, कहीं पर नीचा होता है। तो नीचाई वाले जो भाग है उसमें आसपास का जब जल इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, झील का निर्माण हो जाता है। मैदानी भाग की बात करें तो मैदानी भाग में जब कभी हवा तेज चलती है और हवा के सहारे से वहां की मिट्टी उड़कर एक गड्ढों का निर्माण कर देती है, फिर बारिश के समय में वहां पर पानी भर जाता है या किसी और प्राकृतिक वजह से पानी भर जाता है, तो वो मैदान की झीलें कहलाती है। जैसे हम बात करें कि जो रूस की बात करते हैं वहां पर तीन चार प्रसिद्ध झीलें हैं। लाडोगा जो कि यूरोप की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिएगा। जो बाल्टिक सागर था उसके पास में है ये लाडोगा झील, मिल जाएगी आपको आसानी से। ओनेगा, अरल सागर, बेकाल, ये बेकाल झील है जो सबसे गहरी झील है रूस में, आपको मंगोलिया के आसपास मिलेगी ये आपको मंगोलिया के आसपास मिलेगी, जो सबसे गहरी झील है बेकाल झील। समुद्र तल से इसकी गहराई नापते हैं तो वो सबसे गहरी होने के कारण ये बेकाल झील कहाँ है, ये यूरोप में, ये सॉरी रूस के अंदर है। रूस में कहाँ पर, मंगोलिया के पास में है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो मध्य एशिया है, बेकाल के पास एक कोरोनार की झील भी वहीं पड़ेगी, ये मिल जाएगी आपको आराम से। अफ्रीका की जो है टाना झील है। दक्षिण अमेरिका की जो है टिटिकाका झील है, जो पर्वतीय झील है। टिटिकाका एक पर्वतीय झील है जो क्रेटर जो है उस क्रेटर में बनी हुई है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वो क्रेटर बना, क्रेटर में टिटिकाका झील है। हम बात करते हैं तिब्बत की मानसरोवर झील, वो भी काफी ऊंचाई पर है। तिब्बत का जो पठार है उसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो उसकी ऊंचाई लगभग जो है कितनी है, वो तकरीबन 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। और उसके बावजूद फिर ये उसके ऊपर और वहां पर जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें ये झील है, मानसरोवर झील, तिब्बत के अंदर, ठीक है। अब इसी में जो अफ्रीका की बात करते हैं, जो अफ्रीका में भी कुछ जो है झीलें हैं। जैसे रिफ्ट घाटी में जो है रुडोल्फ है, अल्बर्ट है, एडवर्ड है तथा टांगानिका, ये सब क्या है, ताजा पानी की झीलें हैं। कौन कौन सी है, रुडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड तथा टांगानिका, ये मिलेगी आपको जो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। जो अफ्रीका के पूर्वी भाग में आप मैप देखोगे तो वहां पर रेड निशान से
रिफ्ट घाटी बनाया हुआ होगा, तो वहां पर ये सारी झीलें आपको मिलेगी, रुडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड तथा टांगानिका। कैस्पियन सागर है वो उसको सागर की श्रेणी में इसलिए रखा गया है कि देखिए झील और सागर में अंतर ही होता है कि सागर जो है थोड़ा वाइड होता है, वाइड का मतलब उसका एरिया थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, जबकि झील का एरिया थोड़ा कम होता है। तो कैस्पियन जो सागर है वो उसको सागर इसलिए कहा गया कि उसका जो है एरिया थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसको एक झील के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कहीं भी अगर इसको प्रदर्शित किया जाता है, नाम कैस्पियन सागर दिया जाता है, लेकिन इसको एक झील के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो खारे पानी की, तो वह है कैस्पियन सागर, ठीक है। भारत में अगर बात करें तो सांभर और चिल्का जो है भारत की खारे पानी की विशाल झील है। जो चिल्का झील है वो उड़ीसा के अंदर है, आप देख लीजिएगा। सांभर झील है वो जो राजस्थान में जयपुर में है। और जो महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो एक क्रेटर झील है, वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ कभी, उस विस्फोट के फलस्वरूप जब वो क्रेटर बंद हुआ, क्रेटर बनने के बाद एक गड्ढा सा हो गया ऊपर, उस गड्ढे में जब पानी भरा तो वो महाराष्ट्र क्या है, वो एक लोनार झील है, जो कि क्या है, क्रेटर झील है। इसी प्रकार रूस की ब्रातस्क झील है, वो भी है मानव निर्मित की, एक बांध के रूप में है वो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्या है, आयर झील है। जैसे हमने मरे डार्लिंग जो नदी बेसिन की बात करी थी, उसके पास में ये आयर झील आपको मिल जाएगी आसानी से। मृत सागर जो हमने लाल सागर देखा था, जहां पर जो स्वेज नहर थी, स्वेज नहर के पास में जब आप देखेंगे तो वहां पे छोटे अक्षरों में मृत सागर लिखा हुआ मिलेगा, जो इजराइल एवं जॉर्डन की जो है बॉर्डर है, वहां पर है मृत सागर। तो ये काफी लवणीय है, काफी जो इसकी जो लवणीयता है वो 238, ये जो निशाने प्रति हजार में ग्राम की संख्या है, तो 238 ग्राम प्रति हजार ग्राम है। तो ये इस झील की क्या है, लवणता है। और ये जो सागर तल है उससे भी 394 मीटर नीचा है, यानी कि सागर तल से हम ऊंचाई नापते हैं, लेकिन उससे भी काफी नीचा है मृत सागर। ठीक है, ये सारी आपकी जो है झीलें, नदियां वगैरह है, इनको आप मैप में देख लीजिएगा। बाकी हम इस चैप्टर को कल कंप्लीट कर देंगे, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा।